बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर इर्तज़ा रहमान लेक्चर्स। पिछली वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं न्यूप्लेजिया के इंट्रोडक्शन के हवाले से और बेनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के डिफरेंसेस को हमने डिस्कस किया था। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वो दो वीडियोस पीछे जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी ज़रूर देखिए ताकि मज़ीद न्यूप्लेजिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ जाए, क्योंकि मुमकिन है यहाँ पर ऐसी बातें की जाएँ जो आपको नहीं पता हों और जो पहले हमने वीडियोस में डिस्कस जो बातें हम कर चुके हैं वो बातें हम यहाँ पर अगेन रिपीट नहीं करेंगे। तो दोनों वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर, आप वो जाके भी ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम मेटास्टेसिस के हवाले से डिस्कशन करेंगे, सारे इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं मेटास्टेसिस के और मेटास्टेसिस बेसिकली होती क्या है और कौन कौन से ट्यूमर्स किस तरीके से जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं और बॉडीज़ के अंदर कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। देखें, इसकी जो मेटास्टेसिस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम पिछली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हम एलेबोरेट नहीं करेंगे मेटास्टेसिस की डेफिनेशन को। लेकिन हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि मेटास्टेसिस क्या होती है कि जब ट्यूमर अपनी जो साइट ऑफ ओरिजिन है उससे फ़िज़िकली डिसकंटिन्यूस ऐसी साइट पर चली जाए जो कि उस साइट ऑफ ओरिजिन से फ़िज़िकली डिसकंटिन्यूस हो, यानी उसका कोई आपस में रिलेशन ना हो, आपस में कोई ताल्लुक़ ना हो, तो इस फिनोमेना को बेसिकली मेटास्टेसिस कहा जाता है। कि अगर ट्यूमर है लंग का, चले गया ब्रेन में, तो डेफिनेटली ब्रेन इज़ फ़िज़िकली डिसकंटिन्यूस विद द लंग्स। तो ये ऐसी साइट पर चले गया जो कि फ़िज़िकली डिसकंटिन्यूस है साइट ऑफ ओरिजिन से, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मज़ीद इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मेटास्टेसिस के बारे में आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स में इंट्रो में बताऊंगा, 4 पॉइंट्स जो कि आपको जहन में रखने हैं मेटास्टेसिस के कंसेप्ट के हवाले से। देखिए, पहला जो इसका कंसेप्चुअल पॉइंट है वो ये है कि 30% जो ट्यूमर्स होते हैं, 30% जितने भी न्यूली डायग्नोस्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर्स होते हैं, वो बेसिकली मेटास्टेटिक होते हैं। 30% हमें ऐसे ट्यूमर मिले जो कि न्यूली डायग्नोस्ड थे और बाद में पता चला कि वो 30% जो है वो दे ऑलवेज़ टेंड टू बी मेटास्टेटिक, यानी वो ऑलरेडी 30% से ट्यूमर मिलते हैं जो कि मेटास्टेसाइज हो चुके होते हैं, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, यानी कैंसर्स तो थे, मैलिग्नेंट तो थे, लेकिन जब वो न्यूली डायग्नोस्ड हुए तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ही वो मेटास्टेसाइज बॉडी के अंदर हो चुके थे। आपको बात समझ में आ रही है? तो 30% ऐसे ट्यूमर्स होते हैं और जो 20% ट्यूमर्स होते हैं, 20% ट्यूमर्स जो न्यूली डायग्नोस होते हैं वो उनमें मेटास्टेसिस होती तो है, लेकिन उसे हम कहते हैं ऑक्यूल्ट मेटास्टेसिस, ऑक्यूल्ट मेटास्टेसिस, या फिर हम इसे हिडन मेटास्टेसिस भी कह सकते हैं, ऑक्यूल्ट या फिर हिडन मेटास्टेसिस। इसका मतलब क्या है कि मेटास्टेसिस तो हो चुकी है लेकिन वो उतनी ज़्यादा क्लिनिकली एविडेंट नहीं है जो कि इन 30% ट्यूमर्स के अंदर थी। यानी क्लिनिकली एविडेंट का मतलब ये है कि वो उन 20% ट्यूमर्स के अंदर साइन एंड सिम्टम्स हमें नहीं मिल रहे मेटास्टेसिस के। मेटास्टेसाइज ट्यूमर हो चुका है, ऐसी फिज़िकली डिसकंटिन्यूस साइट के ऊपर जा चुका है, लेकिन उसके हमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे, क्लिनिकली वो एविडेंट नहीं है ट्यूमर, तो इसलिए हम ऐसे ट्यूमर्स को कह देते हैं कि उनमें मेटास्टेसिस तो हुई है लेकिन वो मेटास्टेसिस ऑक्यूल्ट थी, हिडन थी, हो चुकी है लेकिन हमें पता नहीं चला। तो 20% ऐसे ट्यूमर्स होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात और ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 30% क्या जो मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं और जो 20% जिनमें ऑक्यूल्ट या हिडन मेटास्टेसिस होती है। तीसरा कंसेप्ट मेटास्टेसिस के हवाले से, देखिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सारे एनाप्लेजिया के फीचर्स। आपको यकीनन अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि एनाप्लेजिया के कितने सारे फीचर्स होते हैं जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेयोमॉर्फिज्म और एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, जाइंट सेल्स, तो ये सारे जो फीचर्स एनाप्लेजिया के और दूसरे जितने भी हैं जो मिलते हैं, तो एनाप्लेजिया जिन ट्यूमर्स के अंदर ज़्यादा होगा या एनाप्लेजिया के जितने फीचर्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, इंक्रीज़
एनाप्लेजिया, जिन ट्यूमर्स में एनाप्लेजिया के ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, एनाप्लेजिया ज़्यादा होगा, तो उन ट्यूमर्स में चांसेस हैं कि मेटास्टेसिस भी ज़्यादा होगी। एम डिनोट कर रहा है मेटास्टेसिस को। तो जितना ज़्यादा एनाप्लेजिया जिन ट्यूमर्स के अंदर पाया जाएगा, जो फीचर्स हमने डिस्कस किए थे वो पाए जाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उन ट्यूमर्स के अंदर मेटास्टेसिस भी ज़्यादा होगी। यस, तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा कंसेप्ट मेटास्टेसिस का ये है कि देखिए कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड कैंसर्स। ब्लड कैंसर, आपने यकीन नाम तो सुना होगा कि फ़लाँ को ब्लड कैंसर हो गया। तो ये ब्लड कैंसर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये ल्यूकीमिया या फिर लिम्फोमा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ल्यूकीमिया लिम्फोमा। तो ये ल्यूकीमिया लिम्फोमा जो होते हैं, इन्हें हम ब्लड कैंसर्स कहते हैं। तो देखें, आप गौर करें, टर्म क्या है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इसी वजह से ये तो जब भी पाए जाएंगे, जब भी डायग्नोज होंगे, तो ये डिसेमिनेट ऑलरेडी ब्लड के अंदर हो चुके होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी ये ब्लड के अंदर डिसेमिनेट हो चुके हैं, इसीलिए हम ऐसे ट्यूमर्स को ब्लड कैंसर्स कह रहे हैं कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो जब ये डिसेमिनेट हो चुके हैं तो यकीनन ये मैलिग्नेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर मेटास्टेसिस भी हो चुकी है। तो ये जब ट्यूमर्स मिलेंगे, दे आर ऑलवेज मैलिग्नेंट और ऑलवेज मेटास्टेटिक, दोनों बातें हम कह सकते हैं। मेटास्टेटिक ज़ाहिर कैंसर्स हैं तो मैलिग्नेंट ही होंगे, लेकिन हमेशा ये हम इन्हें कहते हैं कि दे आर ऑलवेज टेंड टू बी मेटास्टेटिक। तो ये 4 पॉइंट्स थे, ये आपको समझने हैं, जो हमने यहाँ पर 4 कंसेप्ट डिस्कस किए। यकीनन आप मेटास्टेसिस का जो थोड़ा सा एक समरी है वो आपके सामने आ गई होगी कि मेटास्टेसिस किस तरह से हो सकती है। अब हम जो है वो बात करते हैं कि मेटास्टेसिस के रूट्स क्या क्या पॉसिबल हैं, किन पॉसिबल रूट्स के थ्रू, यानी एक ट्यूमर अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन का है वो लंग में जा रहा है, या लंग का है वो ब्रेन में आ रहा है, या फिर किसी भी जगह ट्यूमर है वो दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो किन रूट्स को अडॉप्ट करेगा वहाँ पर जाने के लिए, जो रास्ते होंगे, वो पैसेज क्या होगा, जाने का ज़रिया क्या होगा। तो वो रूट्स हम समझते हैं कि कितने रूट्स हैं बेसिकली, कि हम मेटास्टेसिस जिनके ज़रिए, जिन रूट्स के ज़रिए हो सकती है। तो याद रखिए यहाँ पर 3 रूट्स हैं जिनके ज़रिए से मेटास्टेसिस हो सकती है। अब वो 3 रूट्स कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला रूट है मेटास्टेसिस होने का, वो है सीडिंग विद द बॉडी कैविटीज़। अब मेटास्टेसिस का जो पहला रूट है वो है सीडिंग विद बॉडी कैविटीज़, या सिंपल इसको हम यूँ करते हैं, सीडिंग बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ क्या मतलब कि सीडिंग बॉडी कैविटीज़ का मतलब ये है कि ट्यूमर डायरेक्टली थ्रू द बॉडी कैविटीज़ स्प्रेड हो रहा है। जैसे पेरिटोनियल कैविटी है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओवरीज़ का ट्यूमर है, ओवरी का कोई भी ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर है। अब ओवेरियन ट्यूमर जो हैं ये कैविटी के थ्रू, पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू मुख्तलिफ़ जगह पर स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरीज़ के अंदर ओवरी के जो ट्यूमर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये ओवरीज़ के ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल ये चले गए यूट्रस के अंदर, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर चले गए, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। अभी जो ट्यूमर जा रहा है ओवरी से यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब या दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, अब वहाँ पर जो जाता है ये थ्रू पेरिटोनियल कैविटी, यानी बॉडी कैविटीज़ के थ्रू जाएगा। जो उसका रूट होगा वो थ्रू बॉडी कैविटी ओपनली कहीं भी चले जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था कि ओवेरियन ट्यूमर जो हैं ये सीडिंग बॉडी कैविटीज़ के थ्रू स्प्रेड होते हैं। यकीनन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सीडिंग बॉडी कैविटीज़ के थ्रू सिर्फ एक मतलब ये है कि ट्यूमर जाता है डायरेक्टली थ्रू द बॉडी कैविटी दूसरे स्ट्रक्चर्स तक, ठीक है, और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करता बल्कि डायरेक्टली चले जाता है। इसी तरह जो सीएनएस के कुछ ट्यूमर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एपेंडाइमोमा। अब एपेंडाइमोमा ये सीएनएस का ट्यूमर है, एपेंडाइमोमा। अब ये एपेंडाइमोमा जो है ये भी बॉडी कैविटीज़ के थ्रू स्प्रेड होता है। कौन सी बॉडी कैविटी? बेसिकली वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स में चले जाता है और वहाँ से मुख्तलिफ़ जगह पर ये स्प्रेड हो जाता है। तो इसका स्प्रेड थ्रू वेंट्रिकल होता है, तो वेंट्रिकल इज़ अ बॉडी कैविटी। तो ये भी एक एग्जांपल है कि एपेंडाइमोमा थ्रू सीडिंग बॉडी कैविटीज़ के थ्रू स्प्रेड होता है। तो ये पहला जो रूट था मेटास्टेसिस का वो क्या था? सीडिंग बॉडी कैविटीज़, ये पहला रूट था। अच्छा जी,
सेकंड रूट क्या है? देखिए सेकंड रूट है इसका लिम्फेटिक रूट। लिम्फेटिक रूट ये है इसका सेकंड रूट, यानी लिम्फेटिक जो वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स हम इसको कर देते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं या लिम्फ नोड्स हैं, तो ये जो रूट है ये बेसिकली ये लिम्फ नोड्स के थ्रू या लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ट्यूमर जो है वो दूसरी जगह पर दूसरे ऑर्गन्स में चले जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? देखिए जितने भी कार्सिनोमा हैं, कार्सिनोमा, ये सारे कार्सिनोमा जितने भी हैं तकरीबन आलमोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस में भी हों, तो आलमोस्ट जितने भी कार्सिनोमा हैं वो सारे स्प्रेड होते हैं लिम्फेटिक रूट से। तो जितने भी कार्सिनोमा हैं ये सारे कार्सिनोमा आलमोस्ट लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ नोड्स के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होते हैं दूसरी साइट्स पर जाके। तो लिम्फेटिक वेसल से जब कोई भी ट्यूमर स्प्रेड होता है तो याद रखें जो लिम्फ नोड्स का जो पैटर्न है वो उसी पैटर्न के मुताबिक ये स्प्रेड होता है, यानी जो पहले जो लिम्फ नोड आ रही है जो ट्यूमर है वो वहाँ पर जाके जो लिम्फ नोड ड्रेन होता है जो ट्यूमर जिस ऑर्गन से, तो वो डेफिनेटली फ़र्स्ट जो लिम्फ नोड होगी वो पहले इन्वॉल्व होगी, देन वो लिम्फ नोड जो दूसरी लिम्फ नोड्स पे जाके ड्रेन कर रही होगी वो सेकंड इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह से जो लिम्फ नोड्स का जो पैटर्न होता है वो उसी पैटर्न को जो है फॉलो करके ये लिम्फेटिक स्प्रेड के ज़रिए जो ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट नोड आती है किसी भी ट्यूमर को जब वो ड्रेन करता है लिम्फेटिक रूट के थ्रू, तो जो पहली जो लिम्फ नोड आती है उसे हम कहते हैं सेंटिनल नोड। सेंटिनल नोड। अब ये सेंटिनल नोड क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि जो पहली लिम्फ नोड आएगी जब कोई भी ट्यूमर स्प्रेड होगा थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स या थ्रू लिम्फेटिक रूट, तो जो पहली नोड उसके सामने आती है उसे हम कहते हैं सेंटिनल नोड। और मुख्तलिफ़ डाइस के ज़रिए से हम इस सेंटिनल नोड का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी सेंटिनल नोड जो है वो पहले इन्वॉल्व हो रही है और ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ। तो डाइस इंजेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें आराम से पता लग जाता है कि ट्यूमर लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू स्प्रेड हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो ये बेसिकली सेंटिनल नोड का कॉन्सेप्ट है। और इसकी अगर हम बायोप्सी करवा लें, बायोप्सी अगर हम इसकी हम करवा लें तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि एक तो हमें उसकी एक्सटेंट पता लग जाती है, तो ट्यूमर की एक्सटेंट हमें पता लग जाती है कि उसकी एक्सटेंट कितनी है। क्या मतलब? तो जो ट्यूमर की जो एक्सटेंट है कि ट्यूमर कितना स्प्रेड हो चुका है, तो ये एक्सटेंट हमें थ्रू दी सेंटिनल नोड बायोप्सी बड़े आसानी से मालूम हो सकती है। और दूसरा फ़ायदा बायोप्सी कराने का हमें ये होता है कि हमें उससे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में भी आसानी होती है कि कितना जो है वो ट्यूमर स्प्रेड हो चुका है और कितनी हमें आइदर ये सर्जरी से ट्यूमर का क्योर पॉसिबल है या नहीं है, या हमें कीमोथेरापी रेडियोथेरापी करनी पड़ेगी। तो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी हम बायोप्सी से डिसाइड कर सकते हैं और ट्यूमर कितना स्प्रेड हुआ है उसका एक्सटेंट वो भी हम थ्रू द लिम्फ नोड बायोप्सी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये दूसरा रूट था जिसके ज़रिए से जो ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज होते हैं। नाउ तीसरा रूट कौन सा है? ये दो रूट्स हो चुके हैं हमारे। और देन फाइनली जो तीसरा तरीका है मेटास्टेसिस का और जो थर्ड रूट है वो है हेमाटोजेनस। हेमाटोजेनस रूट इज़ द थर्ड रूट फॉर मेटास्टेसिस। हेमाटोजेनस, हेमाटोजेनस का मतलब क्या है? थ्रू ब्लड। पहला तरीका था सीडिंग बॉडी कैविटीज़, सेकंड था थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स और तीसरा तरीका है ब्लड के थ्रू। यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू, चाहे वो आर्टरीज़ हों या चाहे वो वेन्स हों, मेटास्टेसिस हो सकती है दूसरे ऑर्गन तक, ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो ये थर्ड रूट है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूट है। और जिस तरह लिम्फेटिक रूट से मोस्टली कार्सिनोमा जो कैंसर्स हैं, कार्सिनोमा टाइप के जो एपिथेलियल कैंसर्स हैं वो स्प्रेड हो रहे थे, इसी तरह हेमाटोजेनस में मोस्टली जो स्प्रेड होने वाले ट्यूमर्स होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, वो होते हैं सार्कोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है या मेसेनकाइमल ट्यूमर्स हैं। तो ये मोस्टली सार्कोमा जो है वो इसमें हेमाटोजेनस रूट जो है वो पसंद करते हैं मेटास्टेसाइज होने के लिए। अब जिस तरह मैंने बात की आपके साथ कि आर्टरीज़ भी हो सकती हैं, वेन्स भी हो सकती हैं,
तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि वीन्स आर मोर फेवरेबल दैन दी आर्टरीज। जी हाँ, ये जो ट्यूमर्स हैं ये वीन्स वाला रास्ता, वीनस का जो रूट है ये ज़्यादा जो है वो इनको अच्छा लगता है बनस्बत आर्टरीज़ के। तो वीन्स आर मोर कॉमनली इन्वॉल्व दैन दी आर्टरीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जिस तरह रीनल सेल कार्सिनोमा है, हमारे पास रीनल सेल कार्सिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, RCC स्टैंड्स फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा। अब ये जो है वो बहुत ज़्यादा इसको अच्छी लगती है रीनल वेन। तो ये रीनल वेन के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होता है। और अगर हम आगे जाएं तो रीनल वेन के ज़रिए चले जाता है इन्फीरियर वेना केवा में, जो कि ख़ुद एक वेन है, और फिर इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए ये जा सकता है राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट में भी ये रीनल सेल कार्सिनोमा जो है वो जा सकता है। तो ये इसका जो रूट है रीनल वेन, ये जो है वो अक्सर BCQs के अंदर पूछा जाता है। मोस्ट कॉमनली जो रीनल सेल कार्सिनोमा में जो वेन इन्वॉल्व होती है, जो रूट इन्वॉल्व होता है वो हेमाटोजेनस होता है, और जो वेन इन्वॉल्व होती है वो है रीनल वेन, नॉट रीनल आर्टरी और द अदर लिम्फेटिक रूट। तो ये पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जो लिवर का ट्यूमर है, लिवर कैंसर है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC। तो ये मोस्टली जाता है जैसे कि पोर्टल वेन है उसके ज़रिए स्प्रेड होता है, पोर्टल वेन या फिर हेपाटिक वेन है, हेपाटिक वेन के ज़रिए स्प्रेड हो जाता है। तो ये जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये जो ट्यूमर्स हैं ये वीनस रूट जो है वो, जो सार्कोमा जितने भी ट्यूमर्स हैं ये वीनस रूट जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। आर्टरीज़ के ज़रिए भी इन्वॉल्व जो है वो हो सकती हैं आर्टरीज़ भी, लेकिन कम इन्वॉल्व होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीन्स। तो ये थर्ड रूट था हेमाटोजेनस सार्कोमा, जिसके ज़रिए जो है वो स्प्रेड होते हैं। देखिए जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं थ्रू एनी रूट, वो दो हैं। दो ऑर्गन ऐसे हैं जो कि मोस्ट कॉमनली आपको जो भी आप ट्यूमर पढ़ेंगे स्पेशल पैथोलॉजी में, तो दो ट्यूमर आपके सामने ऐसे आएंगे जो है वो, यानी बहुत दो ऑर्गन आपके सामने ऐसे आएंगे जो कि इन्वॉल्व हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हर कैंसर में, चाहे वो सार्कोमा हो चाहे वो कार्सिनोमा हो। दो ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली हेमाटोजेनस रूट के ज़रिए जो ट्यूमर जो है वो स्प्रेड होते हैं। पहला ऑर्गन जो है वो है लिवर, और जो सेकंड ऑर्गन है वो है लंग्स। जी हाँ, लिवर क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर जितने भी हैं वो अल्टीमेटली जो पोर्टल फ्लो है वो जाता है लिवर के अंदर, तो इसीलिए लिवर जो है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। और लंग्स इसीलिए क्योंकि जितना भी सारा ब्लड है हमारा, वो जिस तरह हमने रीनल सेल कार्सिनोमा की बात की, अब ये रीनल वेन में जाएगा, फिर IVC में जाएगा, फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट, देन अल्टीमेटली इसको लंग्स में भी जाना पड़ेगा। तो जितने भी रूट्स हैं जाके वीनस रूट ये जाके मिलते हैं हार्ट के साथ, और हार्ट फिर जो है वो लंग्स में ब्लड को जो है वो सेंड कर देता है। तो और गैसेस एक्सचेंज के लिए भी ब्लड को जो है वो जाना पड़ता है। तो ब्लड के ज़रिए जो ट्यूमर स्प्रेड हो रहे हैं वो इसीलिए लंग्स के अंदर भी मोस्ट कॉमनली चले जाते हैं। तो ये दो मोस्ट कॉमनली ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मेटास्टेसिस में। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किस ऑर्गन के अंदर मेटास्टेसिस हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रेन की बात करें कि ब्रेन में अगर एक ट्यूमर जा चुका है तो ब्रेन में क्या क्या सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं? हेडेक मिल सकता है, सीजर्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है ना। अब ये हेडेक और सीजर्स, फिट्स, कन्वल्जन्स, अगर ये सिम्टम्स अगर हमें मिल रहे हों, वर्टाइगो के सिम्टम्स मिल रहे हों, तो हम बता सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर है वो ब्रेन के अंदर जा चुका है। तो ये हम ऑर्गन को देख के, हम सिम्टम्स को देख के पता लगा रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्यूमर मेटास्टेसिस हो चुका है लंग्स के अंदर, और लंग्स में जब चले जाएगा ट्यूमर मेटास्टेसिस हो जाएगा, तो सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं हमें? कफ मिल सकती है, डिस्निया, हेमोप्टिसिस, इस तरह के अगर सिम्टम्स मिल रहे होंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि मोस्ट कॉमनली मेटास्टेसिस लंग्स के अंदर हुई है। और इसी तरह अगर ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हो गया है स्केलेटन के अंदर, बोन्स के अंदर, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टेट का ट्यूमर है, तो प्रोस्टेट का ट्यूमर पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस के थ्रू चले जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। तो कोई भी स्केलेटल टिश्यू अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो फ्रैक्चर्स के सिम्टम्स मिलेंगे और बोन पेन होगा, पेन है, फ्रैक्चर है। तो ये सिम्टम्स हमें बताएंगे कि ट्यूमर जो है वो स्केलेटन के अंदर, बोन्स के अंदर स्प्रेड हो चुका है।
तो ये सारे सिम्टम्स बेसिकली इन सिम्टम्स को देखना बड़ा ज़रूरी है मेटास्टेसिस किया कि अगर ट्यूमर कहीं और का है और फीचर्स कुछ और मिल रहे हैं हमें, ब्रेस्ट कैंसर है और फीचर्स हमें मिल रहे हैं हेडेक, सीजर्स, कन्वल्जन्स, वर्टाइगो, तो हम बता सकते हैं कि सिम्टम्स को देखिए कि ट्यूमर जो है वो किस ऑर्गन में जाके उसकी मेटास्टेसिस हुई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटास्टेसिस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके न्यूप्लेजिया के रिस्क फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है मेटास्टेसिस का, जो कि न्यूप्लेजिया की हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें से एक टॉपिक था मेटास्टेसिस, आपको समझ में आया होगा कि किन रूट्स के ज़रिए मेटास्टेसिस होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको जहन में रखने हैं मेटास्टेसिस के हवाले से। और इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो मेटास्टेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप MBBS के स्टूडेंट हैं यकीनन, तो आपके दूसरे जितने कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जो है वीडियो देखेंगे उतनी ही हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर उसी मोटिवेशन के साथ हम मज़ीद जो है वो लेक्चर्स बनाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी। और जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है, ये सीरीज़ भी कंप्लीट करने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलेगी जब लोग देखेंगे, तो डेफ़िनेटली हम मोस्ट ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंटली इंशाल्लाह लेक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।